हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अभिषेक खंडेलवाल और स्वागत करता हूं आपका ग्रासरूट एजुकेशन चैनल पे। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है उपसर्ग। ठीक है, हम लोग उपसर्ग स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो तो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन आ जाए। दोस्तों, ये जो टॉपिक है हिंदी का उपसर्ग, ठीक है, इसको हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करने से पहले कुछ बता देना चाहता हूँ उपसर्ग के बारे में। देखो, याद रखना, क्लास 9 से 12 तक ये कवर होगा। ठीक है, अब कौन कौन से उपसर्ग होते हैं, इन सारे चीज़ों के बारे में हम लोग इस वीडियो के अंदर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो देखो, उपसर्ग अगर सिंपल सी लैंग्वेज में आप लोगों को मैं समझा दूं उपसर्ग के बारे में, तो उपसर्ग मतलब जो शब्द के आगे लग के उसके अर्थ में परिवर्तन कर देता, वो हमारा उपसर्ग कहलाता है। मतलब कोई शब्द है, उस शब्द के आगे कोई शब्दांश जुड़ के उसके अर्थ में परिवर्तन कर देता है, वो हमारा क्या कहलाता है, उपसर्ग कहलाता है। सिंपल सा इतना सा याद रखो, उपसर्ग मतलब उप मतलब आगे, जो आगे जुड़ के अर्थ का अनर्थ कर देता है, मतलब उसके अर्थ में परिवर्तन कर देता है, वो हमारा क्या कहलाता है, उपसर्ग कहलाता है। ठीक है, चलो हम लोग डेफिनेशन के ऊपर चल लेते हैं। एक बार परिभाषा क्या है उपसर्ग की, चलो। वे शब्दांश, गौर करना, शब्दांश शब्दों के जो अंश है, पूरा शब्द नहीं, शब्दों के अंश। ठीक है, वे शब्दांश जो किसी मूल शब्द के पूर्व में जुड़कर, वापस फोकस करना, मूल शब्द के पूर्व में लगकर नए शब्द का निर्माण करते हैं। याद रखना, हर एक चीज के ऊपर ध्यान रखना, शब्दांश, मूल शब्द और फिर जाके नया शब्द बन रहा है। ठीक है, अर्थात नए अर्थ का बोध कराते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। कैसे, इसको हम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने वाले हैं। जैसे मैंने एक शब्द लिया हार, अब मैं अलग अलग शब्दांश लूंगा और उन अलग अलग शब्दांश के साथ इस हार शब्द को जोड़ूंगा और उसका एक नया ही अर्थ निकलेगा। कैसे, देखो, मैंने हार शब्द के अंदर एक शब्दांश जोड़ा आ, तो आ प्लस हार, आहार, नया शब्द बन गया आहार। आहार का मतलब होता है भोजन। ठीक है, फिर मैंने एक और शब्दांश लिया वी, तो ये क्या बन गया, विहार। विहार का मतलब होता है भ्रमण, घूमने को अपन विहार बोलते हैं। ठीक है, फिर हार मतलब भेंट। यार आप लोग देखो, जो हार शब्द है उसके आगे शब्दांश जुड़ रहे हैं और अर्थ ही चेंज हो रहा है। ठीक है, फिर मैंने लिया री, तो जो परी प्लस हार, परिहार का मतलब होता है त्यागना। फिर हो गया प्रहार, चोट, प्रतिहार, द्वारपाल, संहार, मारना, उद्धार, मोक्ष आदि। मतलब यार कोई शब्दांश जुड़ा उनके आगे और जो अर्थ है उसका अनर्थ हो गया, मतलब अर्थ में परिवर्तन हो गया। ठीक है, वो हमारा क्या कहलाता है, उपसर्ग कहलाता है। जैसे मैंने आ, उप, प्र, वी, परि, प्रति, सम, उत, ये सारे शब्दांश जोड़े किसी मूल शब्द के अंदर और उनका अर्थ ही चेंज हो गया, मीनिंग ही चेंज हो गया। आपके सामने है मीनिंग। ठीक है, तो ये सारे क्या कहलाते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। आई होप जो मीनिंग है वो आप लोगों का क्लियर हो गया होगा कि उपसर्ग किसे कहते हैं। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। ठीक है, फिर हम लोग पढ़ते हैं उपसर्ग के प्रकार। यार कितने प्रकार के उपसर्ग होते हैं। ठीक है, तो याद रखना, हिंदी में उपसर्ग 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से उपसर्ग होते हैं वो देखो। पहला है आपका संस्कृत के उपसर्ग, फिर दूसरा है हिंदी के उपसर्ग और तीसरा है विदेशी उपसर्ग। पूछोगे सर ये संस्कृत के उपसर्ग है, हिंदी के उपसर्ग है, विदेशी उपसर्ग है, ये होते क्या है, ये तो समझाओ। ठीक है, हम लोग इनको भी कवर करने वाले हैं कि संस्कृत के उपसर्ग कौन से होते हैं, हिंदी के उपसर्ग कौन से होते हैं और जो विदेशी उपसर्ग है वो कौन से होते हैं। ठीक है, तो इन चीजों को भी हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आई होप जो मीनिंग है, ठीक है, उपसर्ग का, वो आप लोगों का क्लियर हो गया होगा कि मतलब जो शब्दांश है वो किसी मूल शब्द के आगे जुड़ के उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, मतलब अर्थ का अनर्थ कर देते हैं, वो हमारे क्या कहलाते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। ठीक है, जैसे हार एक शब्द था, उसके आगे मैंने अलग अलग शब्दांश जोड़े और उसका मीनिंग चेंज हो गया, तो आगे जो अलग अलग शब्दांश जोड़े वो हमारे क्या कहलाते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। ठीक है, फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं।
ये जो उपसर्ग हैं इनको हम लोग बहुत ही अच्छी तरीके से समझने वाले हैं ताकि आप लोगों के लिए कोई डाउट ना रहे। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं संस्कृत के उपसर्ग। देखो याद रखना, जो संस्कृत के उपसर्ग हैं हिंदी में वो 22 प्रकार के होते हैं। मतलब हिंदी में संस्कृत के जो उपसर्ग है वो 22 प्रकार के होते हैं जिनका हम लोग हिंदी में यूज़ लेते हैं। ठीक है, वो कौन कौन से हैं पूरे मैं आप लोगों को यहाँ लिख के बताऊंगा। ठीक है, उसका अर्थ क्या होता है और उनको कैसे प्रयुक्त किया जाता है वो शब्द भी मैं साथ लिखने वाला हूँ। ठीक है, 2-4 शब्द लिखूंगा, बाकी आप लोगों को फिर जैसे जैसे आप लोग पढ़ते जाओगे आप लोगों को समझ में आता जाएगा कि ये उपसर्ग संस्कृत का है या हिंदी का है या विदेशी है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहला है हमारा अति। अति, देखो अति का मतलब होता है अधिक या परे। ठीक है, अब मैंने उपसर्ग युक्त शब्द भी साथ लिख दिया है। देखो अतिवृष्टि, अतिवृष्टि मतलब ज्यादा बरसात होना, वो अतिवृष्टि होती है। ठीक है, अत्यधिक, अत्यधिक मतलब ज्यादा, तो अधिक इसका अर्थ हुआ मतलब अगर कोई शब्द के आगे अति वर्ड लग जाता है तो अति का मतलब क्या होगा, अधिक या परे। ठीक है, अब देख लो अतिवृष्टि, अत्यधिक, अत्याचार। ठीक है, अब दूसरा आपका इसी तरीके से उपसर्ग है अधि। ठीक है, अधि का मतलब होता है प्रधान या जो श्रेष्ठ होता है वो। ठीक है, जैसे अधिनियम हो गया, अधिनायक हो गया, अध्ययन हो गया, अध्यापक हो गया। ठीक है, ये सारे किसके एग्जाम्पल है, अधि उपसर्ग के। ठीक है, इसी प्रकार से अनु, अनु का मतलब होता है पीछे या समान। ठीक है, जैसे अनुकूल हो गया, अनुशासन हो गया, अनुभव हो गया, अनुराग हो गया। ठीक है, फिर आपका अप का मतलब होता है बुरा या विपरीत, जैसे अपमान हो गया, अपयश हो गया, अपशब्द हो गया, अपराध हो गया। ठीक है, ये सारे किसके एग्जाम्पल है, अप उपसर्ग के, जो कि संस्कृत का उपसर्ग है। फिर आपका अभि, देखो अभि का मतलब होता है पास या सामने। ठीक है, अब देखो अभिवादन हो गया, अभिनय हो गया, अभिमान हो गया और अभिषेक हो गया। चलो मेरा भी नाम आ ही गया। ठीक है, तो ये सारे किसके उपसर्ग है, संस्कृत के उपसर्ग है, जो कि किसी भी शब्द के आगे जुड़ के उसका अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। तो 5 उपसर्ग मैंने आप लोगों को बता दिए हैं और बाकी को भी हम लोग इसी तरीके से कवर करने वाले हैं। ठीक है, इसी तरीके से हमारे होते हैं औ, आ, उत, उप, दुर, दुस, निर, निर, निस, प्र। ठीक है, तो इसका देखो अव का अर्थ होता है बुरा या हीन। ठीक है, जिसका उपसर्ग युक्त शब्द मैंने लिखा है, अवगुण हो गया, अवनति हो गया, अवकाश हो गया और अवसर हो गया। फिर है आ का मतलब होता है तक या से, जैसे आजन्म हो गया, आहार हो गया, आयात हो गया और आगमन हो गया। ऐसे ही बहुत सारे शब्द होते हैं। सिर्फ आप इन सारे चीजों को कब समझ सकते हो, जब भी आप कोई अध्याय या कोई चैप्टर पढ़ो। ठीक है, तो हर एक शब्द को देखो कि इसके आगे कौन सा उपसर्ग जुड़ा हुआ है। फिर आप जब उसको समझने की कोशिश करोगे तब आप लोगों को ये जल्दी समझ आएगा कि कौन सा उपसर्ग इसके अंदर होता है। ठीक है, फिर हो गया आ का हम लोगों ने पढ़ लिया है। फिर है उत का मतलब होता है ऊपर या श्रेष्ठ, जैसे उत्पन्न हो गया, उत्पीड़न हो गया, उन्नत हो गया और उदय हो गया। फिर आपका उप का मतलब होता है पास या सहायक, जैसे उपकार हो गया, उपवन हो गया, उपनाम हो गया और उपचार हो गया। दूर का मतलब होता है कठिन, बुरा या विपरीत, जैसे दुराचार हो गया, दुर्दशा हो गया, दुर्घटना हो गया। ठीक है, ऐसे ही होता है दुर और दुस दोनों अलग अलग होते हैं। जैसे ही आप शब्द बोलोगे आप लोगों को पता चल जाएगा। जैसे आपने बोला दुशासन तो दुस, ठीक है, दूरा तो दुर। ठीक है, तो ये दोनों में फर्क है। ठीक है, ये समझ में आ गया। फिर मतलब दोनों का एक ही निकलेगा शब्द के आगे लगने से। ठीक है, फिर है नी का मतलब होता है बिना या विशेष। ठीक है, जैसे निडर, निहत्ता, निबंध, निवास। ठीक है, फिर ऐसे ही नि और निर दोनों अलग अलग होते हैं, जैसे निरक्षर, निराकार, निर्धन, निर्यात। बोलने से ही आप लोगों को पता चल जाएगा कि नि है या निर है। ठीक है, फिर है निस का मतलब होता है बिना या बाहर, जैसे निश्चय हो गया, निष्काम हो गया, निसंदेह हो गया। ऐसे ही बहुत सारे शब्द होते हैं। भाई बोलने से ही आप लोगों को पता चल जाएगा। आप ढूंढो यार शब्दों को। ठीक है, आप लोगों को पता चल जाएगा कौन सा उपसर्ग है उसके अंदर। ठीक है, फिर होता है प्र का मतलब होता है आगे या अधिक, जैसे प्रबल हो गया, प्रदान हो गया, प्रचार हो गया और प्रसार हो गया। इस तरीके से जितने भी आपके संस्कृत के उपसर्ग है वो कवर करने वाले हैं हम लोग। ठीक है,
बस आप लोगों का काम जो है वो ये है कि आप कोई भी बुक, कोई भी किताब पढ़ो तो हर किताब का जो शब्द है उस शब्द को समझने की कोशिश करो, तभी आप उपसर्ग को अच्छी तरीके से समझ सकते हो। अब देखो इसके अलावा और कौन कौन से होते हैं, परा, परि, प्रति, वि, सु, सम, अन। ठीक है, अर्थ मैंने लिख रखे हैं। जैसे परा, परा का मतलब होता है विपरीत या पीछे या अधिक। जैसे उपसर्ग युक्त शब्द भी मैंने लिख रखा है, जैसे पराजय हो गया, पराक्रम हो गया, परामर्श हो गया। फिर है परि, परि का मतलब होता है चारों ओर या पास। जैसे परिक्रमा हो गया, परिवार हो गया, परिणाम हो गया और पर्यटन हो गया। जैसे फिर है आपका प्रति, प्रति का मतलब होता है प्रत्येक या विपरीत। देखो प्रतिदिन, प्रत्येक, प्रतिनिधि और प्रतीक्षा। फिर है वि, वि का मतलब होता है विशेष या भिन्न। जैसे विज्ञान हो गया, विदेश हो गया, विनाश हो गया। ठीक है, इसी तरीके से सु, सु का मतलब होता है अच्छा या सरल। जैसे सुगंध हो गया, सुमन हो गया, सुशील हो गया, स्वागत हो गया। ठीक है, ऐसे ही सम, सम का मतलब होता है अच्छी तरह या पूर्ण शुद्ध। जैसे संकल्प हो गया, संचार हो गया, संयोग हो गया, संशय हो गया। ठीक है, लास्ट है आपका अन, अन का मतलब होता है नहीं या बुरा। जैसे अनंत हो गया, अनुपयोग हो गया, अनुपयुक्त हो गया और अनुचित हो गया। ठीक है, तो ये सारे हमारे क्या कहलाते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। तो जो संस्कृत के उपसर्ग है वो हम लोगों ने पढ़ लिए हैं कि संस्कृत के 22 उपसर्ग होते हैं। अति, अधि, अनु, उप, अभि, अव, आ, उत, उप, दुर, दुस, ने, निर, निस, प्र, प्रा, प्रि, प्रति, वि, सु, सम, अन। ठीक है, ये सारे संस्कृत के 22 उपसर्ग होते हैं। आप लोगों के संस्कृत के उपसर्ग क्लियर हो गए होंगे। बस इनको समझ कैसे सकते हो, आप जब भी कोई चैप्टर पढ़ो हिंदी का तो हर एक शब्द के ऊपर गौर करो कि यार इसके अंदर कौन सा उपसर्ग हो सकता है, तो आप लोगों को हिंदी पढ़ने में और मजा आएगा। इन 22 उपसर्ग के अलावा और भी कुछ उपसर्ग होते हैं संस्कृत के, ठीक है, उनके बारे में भी आप लोगों को मैं बता दूंगा। आई होप जो संस्कृत के उपसर्ग है और जो उपसर्ग है उनका मीनिंग आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू।